3 अक्टूबर 2025 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी का अल अक्सा मार्च का ऐलान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कसीर तादाद में कारकुनान कई किलोमीटर पर ये इस वक्त इश्को मस्ती का काफिला। दावत सबको देनी है, सबको दावत देनी है, सबको दावत देनी है। भाई आओ, चलो भाई, आज आओ ना जी, फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ चलो। अल्लामा साद रिजवी की जानिब से ये बताया जाता है कि ये मार्च इस्लामाबाद फैज़ाबाद से लेकर अमेरिकन एम्बेसी तक महदूद होगा। एक दिन के अंदर मार्च को ख़त्म कर दिया जाएगा। मुख्तसर तकारीर होंगी, खिताबात होंगे, उसके बाद इस मार्च को वाइंड अप कर दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से पहले तो इस मार्च की इजाज़त मिल गई, लेकिन एक महदूद हद तक। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि आप इस मार्च को अमेरिकन एम्बेसी से 4 किलोमीटर कबल एक मखसूस मकाम पर ख़त्म कर देंगे। दोनों फ्रीकैन में ये मुआहिदा तय पा गया कि ये मार्च एक पुरअमन मार्च होगा और फैज़ाबाद इस्लामाबाद से लेकर अमेरिकन एम्बेसी से कबल 4 किलोमीटर की हद तक इस मार्च को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन 8 अक्टूबर 2025 को अचानक पाकिस्तान के हालात बदल जाते हैं। हुकूमत की जानिब से मुआहिदे को ख़त्म कर दिया जाता है और इस मार्च को रोकने के लिए लाहौर के मरकज़ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पर एक हमला किया जाता है। हुकूमत पंजाब की जानिब से तहरीक लब्बैक पर एक छोटे से ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से 2 शहादतों की तस्दीक की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये एहतजाज शुरू ही इस्लामाबाद से होना था तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान लाहौर में क्या कर रहे थे? 8 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान भर से तहरीक लब्बैक के कारकुनान लाहौर में जमा होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब अवाम की जमा होती हुई तादाद को देखने के बाद बुखलाहट का शिकार होकर पंजाब भर से फोर्सेस को लाहौर में तैनात कर दिया जाता है। ये सारे जो है ना, उधर वाले जो है ना, सारे इधर पूरे कर रहे हैं आके। वेरी वेल डन यार, यू पीपल हैव मेड अस प्राउड, एवरीवन। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज से 5 किलोमीटर तक के रास्तों को मुकम्मल सील कर दिया जाता है और फोर्सेस को तैनात कर दिया जाता है। एक बड़ी तादाद पहले ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज के करीब जमा हो चुकी होती है। पुलिस 9 अक्टूबर को उन पर शेलिंग करके उनको मुंतशिर करने की कोशिश करती है, जबकि वो लोग मुंतशिर नहीं हो पाते। 9 अक्टूबर की रात तहरीक लब्बैक अपने प्लान ए से हटकर प्लान बी को इख्तियार कर लेती है और ऐलान किया जाता है कि अब ये लॉन्ग मार्च मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन यानी लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। दस अक्टूबर बरोज जुमा इस मार्च का आगाज होता है और हुकूमत की जानिब से पुलिस फोर्सेस की जानिब से शदीद शेलिंग का आगाज किया जाता है। लाहौर मुल्तान रोड पर मैदाने जंग की शक्ल इख्तियार कर जाता है और भरपूर कोशिश की जाती है फोर्सेस की जानिब से इन कारकुनान को रोकने की। इस मार्च की क़यादत तहरीक लब्बैक के कायद साद हुसैन रिजवी खुद कर रहे थे, जिन पर बेतहाशा शेलिंग की जाती है, बेतहाशा लाठी चार्ज किया जाता है। जबकि दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के कारकुनान की जानिब से एक भरपूर किस्म का पथराव किया जाता है, जिनमें दोनों अतराफ से जख्मियों की इतलात मौसूल होती हैं। ये मरकजी कंटेनर के ऊपर शल आ रहे हैं, ये मरकजी कंटेनर है। 10 अक्टूबर शाम 4 बजे ये मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से निकलते हैं।
शेलिंग फेस करने के बाद ये दाता दरबार से गुजरते हुए 32 चौक पर जाकर क़याम पजीर हो जाते हैं। अक्टूबर 7 बजे आजादी चौक पर दोबारा हुकूमत पंजाब की तरफ से क्रैकडाउन किया जाता है, रेंजर्स को तलब किया जाता है और रेंजर्स एक भरपूर हमला करती है तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर। ये जी जैसे ही हम निकले हैं तो बिल्कुल रास्ते में ना ये आ चुकी है फोर्स। तहरीक लब्बैक के कारकुनान उसका मुअस्सर किस्म का जवाब देते हैं और दोनों तरफ से, एक तरफ से पथराव, एक तरफ से शेलिंग की जाती है। साद हुसैन रिजवी की जानिब से रात 9 बजे 10 अक्टूबर को आज़ादी चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें पाकिस्तान के बड़े मीडिया चैनल्स शरीक होते हैं। उस प्रेस रिलीज में साद हुसैन रिजवी कहते हैं कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ना हम कोई धरना देना चाहते हैं, ना हम किसी किस्म का मुतालबा रखते हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इजहार यकजहती है फ़लस्तीनियों के साथ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कसीर तादाद में कारकुनान। जबकि हुकूमत की जानिब से इस प्रेस रिलीज के बाद एक जवाब आता है कि साद हुसैन रिजवी के घर पर एक रेड की जाती है जिसमें करोड़ों किस्म का कीमती सामान और नकदी और इंडियन करेंसी को हासिल किया जाता है और साद रिजवी उस करेंसी को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बताया जाता है कि इस मुतालबे को रद्द किया गया है, हम अब मजहबी इस सियासी जमात से मुकम्मल तौर पर सख्ती से निपटेंगे। ख्वाजा आसिफ एक मीडिया चैनल पर बैठकर बताते हैं कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर और शहबाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान की स्टेट की रिट को चैलेंज नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी मजहबी और सियासी जमात को मुकम्मल जोर के साथ, फोर्स के साथ रोका जाएगा। नाज़रीन, एक रात क़याम पजीर होने के बाद 11 अक्टूबर 2025 को ये काफिला लॉन्ग मार्च की सूरत में दोबारा आज़ादी चौक से निकलता है और इनको दोबारा रावी पुल पर रोक लिया जाता है। हुकूमत की जानिब से फोर्सेस को तैनात करके दोनों अतराफ से इन पर हमला किया जाता है जिसमें 8 अफराद के शहीद होने की इतलात मौसूल होती हैं। काफी देर शेलिंग के बाद ये काफिला हुकूमत को और पंजाब की तमाम फोर्सेस को धकेलते हुए पीछे हटाता है और अपना सफर जारी रखता है। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से बार बार ये बताया जाता है कि ये लोग सियासी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जी कंटेनर गया जी, रास्ता खुल गया जी, रास्ता खुल गया। ये काफिला लाहौर शादरा के करीब पहुंचता है तो हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर इन पर क्रैकडाउन किया जाता है, इनको भरपूर रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये काफिला रुक नहीं पाता। पथराव करते हुए ये काफिला आगे बढ़ता है। याद रहे कि इस काफिले के अंदर बार बार साद हुसैन रिजवी इस दौरान इस बात का ऐलान कर रहे थे कि हमसे आकर मुज़ाकरात करें, हमारी मुज़ाकराती कमेटी को रिहा करें और उनके साथ मुज़ाकरात करें। ये कौन से लोग हैं जो मुज़ाकरात नहीं होने दे पा रहे, हालात को ठीक नहीं होने दे रहे? ये कौन है भाई? मुज़ाकरात के लिए गए हुए लोगों को वापस भी नहीं आने दिया जा रहा। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ये बयानियां बना रही थी कि हमसे मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे इस मजहबी जमात की जानिब से। इन दोनों बयानात के बाद अवाम में काफी हलचल पैदा हो जाती है कि एक तरफ साद रिजवी साहब कह रहे हैं हमसे मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे, दूसरी तरफ हुकूमत वक्त कहती है कि हमसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इसी मार्च के दौरान अवाम की जानिब से कुछ सवालात उठाए जाते हैं कि आखिर साद रिजवी इस हमास और इसराइल के मुआहदे के बाद ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आखिर साद हुसैन रिजवी अब दोबारा से मार्च क्यों कर रहे हैं? इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं? अब आप अपनी स्क्रीन पर वो इंटरव्यू मुलाहिजा फरमाएं जिसमें साद रिजवी से ये सवालात किए जाते हैं और साद रिजवी के जवाबात मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अलामा साहब, ये बताइएगा, आपके पास भी वक्त कम है, आपको सीधे मुद्दे पर आते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है कि आप लोगों ने बार बार NOC मांगा उनसे इस जलसे के लिए, इस इजलास के लिए, इस रैली के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि उस जगह पर एक अमेरिका की एम्बेसी नहीं, उसके अलावा कई एम्बेसीज हैं, तो इस तरह वहाँ पर किसी भी जो सियासी जमात है उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती जलसे की, मार्च की।
अभी पिछले दिनों पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी, खुद बसें भर भर कर इंडिया के एम्बेसी के सामने एहतजाज करवाया था। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं कि जब हमास की अब सुलह हो चुकी है उनके साथ, उसके बाद तरीके लब्बई का निकलना बनता नहीं है, इनका आपस का मुआहिदा हो गया है कि जंग जारी रखें। हम यही कहने के लिए गए हैं कि हम यकजहती के लिए आए हैं। पहले भी सुलह करके धोखा दिया गया था कि जमा के नहीं, हम ये कहने लगे हैं कि यकजहती के लिए आए हैं कि अगर अब धोखा दिया जाएगा तो फिर भी हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। तो ये बताइएगा कि आपका इस्लामाबाद फैज़ाबाद से मार्च था वहाँ तक, तो अचानक इसकी तब्दीली की बड़ी वजह क्या है? इसकी तब्दीली आपकी हुकूमत है और वहाँ की यहाँ की इंतज़ामी है। ये जो उनका क्रैक डाउन हो रहा है उसकी वजह से उन्होंने खून बहाया है, सिर्फ क्रैक डाउन नहीं किया। आप बहुत सादे साफ़ी हैं, आपने वहाँ के खून रिकॉर्ड किए? जी बिल्कुल किया है। आपने देखा है अपनी आंखों से? बिल्कुल किया। तो फिर आपने मीडिया की खामोशी भी देखी? खामोशी भी देखी है। तो यार अब इसके बाद क्या बनता था? अच्छा, ये आखिरी सवाल ये बताइएगा कि वहाँ पर जाकर आपका बेसिकली एक मुतालबा क्या हो गया? अभी तक तरीके लबैक पाकिस्तान का मुतालबा खुलकर सामने नहीं आया। अभी हमारी तो मुतालबा ही कोई नहीं है, हमारी तो यकजहती है। यकजहती क्या मुतालबा होता है? आज तक कश्मीर की यकजहती हुई है तो क्या मुतालबा हुआ? यही था कि ठीक है फ़लस्तीनियों के साथ इज़हारे यकजहती, और क्या मुतालबा है हमारा? हमें तो निकलना ही जुर्म बना दिया ना। चला मैं सब एक बड़ा पॉइंट तरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाता है कि यूरोप में भी मुजाहिरा हुआ इसके हक में, तब कोई वहाँ पर रुकावट नहीं हुई, बंदिश नहीं हुई, पूरी दुनिया में हुआ, लेकिन पाकिस्तान में ही रुकावट होती थी। इसके बदले में हुकूमत कहती है कि वहाँ पर किसी किस्म का नुकसान नहीं किया जाता, जबकि तरीके लब्बैक हमने कौन सा नुकसान किया? अभी यहाँ तक पहुँचे फिलहाल तो हमने तो फ्लैक्सें भी नहीं फाड़ने दी। ये जो आलम वसालम उनकी लगी हुई, ठीक है जी, तो हमने तो फ्लैक्सें भी नहीं फाड़ने। और वो होते हैं लोग कहीं जोश में आने के लिए, हमने कहा नहीं, उनको शौक पूरा करने दो, उनका काम है फ्लैक्सें लगवाना, हमारा काम है काम करना। तो आपकी जो जितने भी कारकुनान हैं उन पर इतने तशद्दुद के बावजूद भी आपकी पुरअमन रहने की ही तजवीज़ होती है अपने कारकुनान? हाँ, आपने कहा हमारा तशद्दुद देखा है? फिलहाल तो नहीं देखा, इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं देखेंगे। आपके 7 सवाल हो गए, ये 7 खजूरें आपके लिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, लाहौर से काफिला निकलने के बाद 12 अक्टूबर को ये काफिला मुरीद के में क़याम पजीर हो जाता है। साद रिजवी की जानिब से कंटेनर से ऐलान किया जाता है कि हम ये काफिला यहाँ पर रोक रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अगर मुज़ाकरात को कामयाब करना है तो आप अपने इस लॉन्ग मार्च को वहीं रोक दें। हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के मुज़ाकरात की पहल नहीं की जाती। साद रिजवी बार बार मीडिया पर आकर बताते हैं कि हमसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। साद रिजवी एक मरतबा फिर अपनी एक बी टीम को भेजते हैं मुज़ाकरात करने के लिए, एक बी टीम तैयार करते हैं, लेकिन हुकूमत उनसे भी मुज़ाकरात नहीं करती। शायद हुकूमत ठान चुकी होती है कि इस मजहबी जमात को अब एक पावर के साथ और जोर के साथ रोका जाए और इनकी ये मुसलसल एहतजाज की जो बार बार कॉल देते हैं इनको कुचला जाए। इन 13 अक्टूबर 2025 जो पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर याद किया जाएगा, उसका सूरज तलू होता है। साद रिजवी 13 अक्टूबर को माइक से ऐलान करते हैं कि आज रात हम पर ऑपरेशन करने की तैयारी की जा चुकी है, हमसे आए मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ये ऑपरेशन न किया जाए। साद रिजवी बार बार अपने कारकुनान से कहते हैं खुदारा कोई भी किसी रेंजर को पथराव ना करे, हमारे मुज़ाकरात होंगे, हम मुज़ाकरात करके यहाँ से वापस चले जाएंगे। हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन की मुकम्मल तैयारी की जाती है और पाकिस्तान भर से फोर्सेस को मुरीद के तलब किया जाता है। इस्लामाबाद आईडी ऑपरेशन जितने भी बड़े बड़े अफसरान हैं वो अपनी फोर्सेस समेत मुरीद के पहुंचते हैं। साद रिजवी 13 अक्टूबर की रात 9 बजे ऐलान करते हैं कि हम पर ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, तमाम कारकुनान अलर्ट हो जाएं, पूरा पाकिस्तान घरों से निकल आए। 3:45 बजे बैठे हुए निहत्थे मुसलमानों के ऊपर खतरनाक किस्म का क्रैकडाउन और ऑपरेशन शुरू हो गया है। अक्टूबर 2025 की रात 11 बजे तमाम अतराफ पर फोर्सेस की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। नाज़रीन, 13 अक्टूबर रात 1 बजे दोबारा से ऐलान किया जाता है तहरीक लब्बैक की जानिब से कि हमसे मुज़ाकरात करें, इन अफसरान को, इन फोर्सेस को वापस बुलाएं, ऑपरेशन को रोका जाए। इन वीडियोज में देखा जा सकता है कि साद रिजवी बार बार अल्लाह रसूल के वास्ते देते रहे और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुखातिब होकर कहते रहे कि इस ऑपरेशन को रोका जाए, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं।
तुमने हलाली माओ का दूध नहीं पिया, तुम कैसे हुजूर के गुलामों पर गोली चला रहे हो? हम कोई इंडिया है, हम कोई इंडिया से आए हैं, हम कोई किसी बॉर्डर से आए हैं। ओए चले जाओ वापस, तुम्हारी नस्लों को भी अल्लाह आबाद कर देगा। गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ, मैं तुम्हें कहता हूँ गोली मत चलाओ। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को भी आबाद करेगा। और हमारे भाइयों वापस चले जाओ, और हमारे दोस्तों वापस चले जाओ, और हमारे भाइयों वापस चले जाओ। हम तुमसे ये कहते हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, ओए हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे भाई हैं। हम किसी मकसद के लिए नहीं निकले, हम तो फलस्तीनियों को गोलियों से बचाने के लिए निकले थे। आप हमें गोलियां मारने के लिए आ गए हो। और यार हम तो तुम्हें अपना भाई कहते हैं। ओए ये पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। जैसा कि आपको बताया है कि ख्वाजा आसिफ इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि अब रियासत की रिट को चैलेंज नहीं होने दिया जाएगा और रियासत की रिट को कायम किया जाएगा। तमाम मजहबी और सियासी जमातों के साथ जो एहतजाज की कॉल देंगे उनके साथ आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। जबकि इसके बरअक्स हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि साद रिजवी की जानिब से करेंसी को वापस करने के मुतालबात किए जा रहे हैं। साद रिजवी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि तमाम अफराद को जो जेलों में कैद हैं उनको रिहा किया जाए। हुकूमत की जानिब से बताया जाता है कि साद रिजवी ये मुतालबा रख रहे हैं कि उनके उलमा को जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की सीट्स दी जाए। जबकि दूसरी जानिब साद रिजवी बार बार ऐलान कर रहे होते हैं कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मेरा कोई मुतालबा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन के हक की इज़हारे यकजहती के लिए निकला हूँ। साद रिजवी की 2 साल की बेटी, उनकी बीवी, उनकी हमशीरा और उनकी वालिदा को हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाजरीन, 13 अक्टूबर रात 3 बजे हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर के जरिए बोतलें गिराई जाती हैं जिन पर लिखा हुआ होता है गिरफ्तारी दो और कोई रास्ता नहीं। जबकि पूरे पाकिस्तान की जानिब से, अवाम की जानिब से ये सवाल उठाया जाता है कि अब सुलह होने के बाद साद रिजवी को फलस्तीन याद क्यों आया। जबकि साद रिजवी बारहा लोगों को बता रहे होते हैं कि मेरा ये 6ठा मार्च है फलस्तीन के हक में, मैं पहले 5 दफा निकल चुका हूं लेकिन किसी मीडिया पर मुझे दिखाया नहीं जाता। नाजरीन, लोगों ने देखा कि साद रिजवी की जानिब से आखिरी पैगाम हुकूमत को दिया जाता है और अल्लाह रसूल के वास्ते दिए जाते हैं और पुलिस एहलकार को बताया जाता है कि आप वापस चले जाओ। इस ग्रैंड ऑपरेशन में मुतअद्दद अफराद के शहीद होने की इतलात मिलती है। एनी शाहिदीन का कहना है कि 600 से ज़ायद अफराद को शहीद किया गया, जबकि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के तर्जमान का कहना था कि 280 अफराद को शहीद किया गया और मुतअद्दद अफराद को लापता कर दिया गया और रेंजर्स की गाड़ियां उनको गिरफ्तार करके यहाँ से ले गई। यहाँ पर हैरान कुन बात यह होती है कि किसी भी वीडियो में, किसी भी फुटेज में कायदीन का कोई पता नहीं चलता कि साद रिजवी समेत आला क़यादत कहाँ गायब होगी, या आसमान निगल गया या जमीन खा गई, कोई पता नहीं चलता। सुबह 6 बजे का वक्त होता है तो मुरीद के लोग घरों से निकलते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ आग ही आग है और खून ही खून है, लेकिन वहां पर किसी किस्म की कोई लाश मौजूद नहीं है। सिवाय चंद लाशों के तमाम लाशों को गायब कर दिया जाता है, ये ऐनी शाहिदीन का दावा है। नाजरीन, इस सानहे के बाद पूरी कौम रंजीदा होती है कि इतना बड़ा कत्ले आम हुकूमत की जानिब से कैसे किया गया।
जबकि हुकूमत बारहा प्रेस रिलीज में आकर बताती है कि ये एक छोटा सा ऑपरेशन था और कोई एग्जैक्ट फिगर हुकूमत की जानिब से नहीं दिया जाता कि कितने अफराद शहीद हुए हैं और कितने लापता हुए हैं। लेकिन हुकूमत किसी भी प्रेशर में आने की बजाय साद हुसैन रिजवी समेत आला क़यादत को गिरफ्तार करने के पर जुट जाती है। मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जाते हैं, साद रिजवी की तलाश की जाती है, जबकि हुकूमत की जानिब से बताया जाता है कि साद रिजवी हमारी कस्टडी में मौजूद नहीं है, जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से बताया जाता है कि साद रिजवी का कोई पता नहीं। मुख्तलिफ ज़राए से पता चलता है कि साद हुसैन रज़वी जख्मी हालत में वहाँ से फरार हो जाते हैं, जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से बताया जाता है कि कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। 48 घंटों से ज़्यादा इस वाक़े को हो चुके हैं, अभी तक साद रिजवी, अनस रिजवी और आला क़यादत का कुछ पता नहीं। हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दामात लेकर तहरीक लब्बैक को बैन करने की तैयारी की जा चुकी है। साद हुसैन रिजवी के खिलाफ 4 FIRs दर्ज कर चुकी हैं, उनका नाम 4th शेड्यूल में डाला जा चुका है। हुकूमत की जानिब से तमाम तहरीक लब्बैक के मदारस को सील कर दिया जा चुका है, इनके मरकज मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को सील कर दिया जा चुका है। पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ इनकी पेनाफ्लेक्सिस लगी हुई थी उनको उतारा जा रहा है। और इस ऑपरेशन के दौरान अब तक तहरीक लब्बैक के तकरीबन 3500 कारकुनान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और मजीद कारकुनान को गिरफ्तार करने का अमल जारी है। आज जुमे के दिन तहरीक लब्बैक की जानिब से और उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुरीद के साने के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई है, लेकिन हुकूमत इनको सख्ती से निपट रहे हैं। अब देखना यह होगा कि तहरीक लब्बैक का अगला लाए अमल क्या होगा।